हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी कटे हाथ में हथियार। सुबह सुबह अस्पताल जाने के लिए प्रथम तल से नीचे सीढ़ियां उतरते डॉक्टर आलोक पुरोहित ने घड़ी देखी। अस्पताल पहुंचने में 5 मिनट देर हो जाएगी सोचकर अपने ऊपर खींच आई। पत्नी डॉक्टर रेखा पर झल्लाहट का स्थानांतरण हो गया। नाश्ता बनाने में फिर उसने देर कर दी। दूसरे ही पल अपने मन को समझाया, पत्नी ने बच्चों की खातिर नौकरी छोड़ दी थी, पति की सेवा में क्यों देर करने लगी। रेखा के पिता ने अपनी डॉक्टर बेटी को नौकरी छुड़वाने पर डॉक्टर आलोक को उलाहना भी दिया था, परंतु रेखा ने सहर्ष अपने पति की बात मान ली थी। बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा बनाना केवल उसके पति की जिम्मेदारी नहीं थी। रेखा को अपनी स्थिति से कोई शिकायत नहीं थी। यह भी सत्य था कि बात व्यवहार में पति की नजरों में पत्नी का पलड़ा भारी रहता। उनके अनुसार रेखा ने त्याग किया था। डॉक्टर आलोक सोचते, पढ़ाई की ऊंची डिग्री लेकर भी बच्चों और परिवार के लिए घर गृहस्थी में उलझ कर रहना आज की पढ़ी लिखी स्त्री का बड़ा त्याग ही तो कहलाएगा। आलोक के मन के ये भाव कितनी बार व्यवहार में रूपांतरित होकर पत्नी के आगे प्रकट हो जाते। रेखा को अपने पति का वह सहमा रूप उचित नहीं लगता। वह कहती, अरे काहे का त्याग, त्याग तपस्या मैं नहीं करती। करोड़ों महिलाएं मेरी तरह गृहस्थी देखती हैं, खुश हैं। रही बात मेरी डिग्री की, तो वह भी काम आ जाएगी कभी। बच्चों को लायक तो बना लेने दो। कायल हो जाते थे डॉक्टर आलोक अपनी सहधर्मिणी की समझदारी के। इस भाव के जागृत होने पर भला नाश्ते में देरी जैसी छोटी छोटी बातों की क्या बिसात। अंतिम सीढ़ी पर पांव रखते हुए मन के घोड़े ने पीछे मुड़कर दौड़ते हुए स्मृतियों के भंडार से इतनी स्मृतियां उठा ली थीं। रेखा पर झुंझलाहट समाप्त हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार होने के पूर्व वे पीछे मुड़े, ऊपर नजरें उठाई। एक सफल गृहिणी की मुद्रा में मुस्कुराती हुई डॉक्टर रेखा अपने डॉक्टर पति को विदा करने खड़ी थी। डॉक्टर आलोक को देर हो रही थी। उन्होंने बाइक के पैडल पर पांव मारे। सामने से दौड़ता हाफता आता मंगल दिखा। वे फिर झल्लाए, सुबह सुबह यह कहां से आ गया, अब क्या चाहिए इसे, और इस समय? यह मेरे हॉस्पिटल जाने का समय है, इसे पता है। मंगल मोटरसाइकिल के सामने खड़ा हो गया। डॉक्टर आलोक ने देखा, क्रोध से भरी उसकी आंखों में बदले का भाव तैर रहा था। उन्होंने सोचा, इसकी विनम्रता, सहजता और पेशे के अनुसार चेहरे पर छाई सहनशीलता कहाँ चली गई। आज इसे क्या हुआ, वह भी मेरे सामने। वह तो डॉक्टर आलोक को भगवान ही मानता था। कहता, भगवान को किसने देखा है, पर कहीं दिख जाए तो आपकी तरह होगा। डॉक्टर आलोक को उसकी ये अतिशयोक्तियां कर्ण मधुर नहीं लगती थी। वे उसे 2-4 रुपए देकर शीघ्र विदा कर देते। वह श्रद्धावनत होकर चला जाता, कभी आंख भी नहीं मिलाई। आज क्या हुआ? डॉक्टर आलोक ने अपने मन के प्रश्न को मन में ही कुचल दिया। पैडल मारते हुए कहा, हटो, मुझे देर हो रही है, हॉस्पिटल पहुंचना है। मंगल रास्ते से हट गया, बोला, डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल चलें, मैं वहीं आता हूं। आज आपसे यह कहने आया हूं कि मेरे हाथ के रिंग में एक पिस्तौल थमा दीजिए। अब मुझे हथियार उठाने दीजिए। आंखों में ऐसे भाव मानो उसने हथियार थाम भी लिए। उसे विश्वास था कि डॉक्टर साहब उसकी इच्छा को नहीं टालेंगे। डॉक्टर आलोक ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, शाम को यहीं आना। मेरे हॉस्पिटल में तुम्हारे सनकीपन का इलाज नहीं होता, यहीं करूंगा इलाज। ठीक है, मैं शाम को आऊंगा। डॉक्टर आलोक की मोटरसाइकिल ने स्पीड पकड़ ली थी। मंगल ने आंखों के साथ दोनों हाथ भी ऊपर उठाए। दोनों हाथ को जोड़कर प्रणाम किया मंगल ने। उसे आशीष देने के लिए सिर झुकाती डॉक्टर रेखा झटके से अंदर चली गई। मंगल से पति के माध्यम से उसका भी रिश्ता जुड़ा था, पर मंगल अब तक चिकित्सकों के आवास खंड के प्रथम तल की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया था। नीचे आकर ही डॉक्टर आलोक उससे बात करते रहे हैं। मोटरसाइकिल चलाते हुए डॉक्टर आलोक के मन पर मंगल से प्रथम बार मिलने के प्रसंग की स्मृति ताजा हो आई थी। मंगल का हट्टा कट्टा शरीर था। उसे भीख मांगते देख डॉक्टर आलोक को बड़ी झुंझलाहट हुई।
बिन चाहे भी वे 1-2 रुपए उंगलियां विहीन उसकी बड़ी हथेली पर डाल देते। उन्होंने एक दिन उसकी जेब में रखे दूसरे हाथ को निकाला। उनके मुख से निकला, धत तेरे की, ईश्वर भी क्या क्या खेल खेलता है। दोनों हाथों की उंगलियां नहीं दी, आधी हथेली भी नहीं। फिर एक दिन पूछा, जन्म से ही ऐसा है? नहीं साहब, दोनों हाथों की 2 हथेलियां थी, दोनों में 5-5 उंगलियां सख्त। उनमें कलम पकड़ा दो या कुदाल, दोनों बराबर गति से चलती थीं। और भी। ठीक है साहब, सुनिए। अच्छा ठीक है। डॉक्टर आलोक आगे बढ़ जाते। भीख के 2 रुपए बढ़ाते हुए एक दिन उन्होंने कहा, अरे यार, तुम दांत तो साफ किया करो, कितने पीले पीले दांत हैं। मंगल ने अपने दोनों कटे हाथ आगे बढ़ा दिए। डॉक्टर आलोक की सहानुभूति नहीं जागी। वे बोले, इन्हीं कटी हथेलियों से जैसे तैसे खाना खाते होगे, शौच धोते होगे, भीख मांगते हो, फिर दांत मांजने में क्या जाता है। मंगल पीछे नहीं हटने वाला था। बोला, साहब भीख मांग कर ही सही, कमाता तो हूं, इसलिए पत्नी खिला देती है। शौच भी बाएं कटी हथेली से धो लेता हूं, भीख के लिए दाएं कटी हथेली बढ़ा देता हूं। इस पर पैसे अटक जाते हैं। कुछ दयावान लोग तो मेरी स्थिति देखकर जेब में ही डाल देते हैं, पर ब्रश या दातून कैसे करूं, दांत की चिंता तो मुझे भी है। डॉक्टर आलोक बिना कुछ कहे आगे बढ़ गए। हॉस्पिटल की कुर्सी पर बैठे बैठे उनके आविष्कारी मन में कुछ नया अंकुरित होता रहा। उनके हाथों सामाजिक समस्याओं के निवारणार्थ कुछ चित्र बन जाते थे। उन चित्रों ने पोस्टरों के आकार भी ले लिए थे। सामाजिक मुद्दों पर बनी कुछ टेलीफिल्मों को राज्य स्तर पर स्वीकृति भी मिली थी। कविताएं भी लिख लेते थे डॉक्टर आलोक। पुरस्कृत हुई थी प्रचारात्मक कविताएं एवं टेलीफिल्में। समाज सेवा का जुनून था। उस समय उनके हाथ में कलम नहीं, मानो एक औजार आ गया था। उनकी कल्पना आकार लेने लगी। मंगल के हाथ में बांधने के लिए प्लास्टिक का रिंग बनाया, उसमें एक छोटा सा छिद्र बनाया, उतना ही बड़ा जिसमें टूथब्रश फंसाया जा सकता था। उसके दांत पर से पीलेपन की परत हटने लगी। कल्पना कर ही खुश हो गए डॉक्टर आलोक। तभी कंपाउंडर आ गया। बोला, सर आपसे मिलने एक भिखमंगा आया है, अपना नाम मंगल बता रहा है। उन्होंने कहा, हाँ हाँ, अंदर बुला लो। मंगल के अंदर प्रवेश करते ही वे बोले, लाओ अपना हाथ दिखाओ। उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर उलट पुलट कर देखने लगे डॉक्टर आलोक। मंगल हंसा। बोला, डॉक्टर साहब आप तो दांत के डॉक्टर हैं ना, मेरे हाथ का क्या करेंगे? कुछ करूंगा, इलाज तुम्हारे दांत का ही करना है, पर तुम्हारे ही हाथ से। मंगल आंखें फाड़कर देखने लगा। डॉक्टर बोले, आज तुम्हारे हाथ का माप लेना है बस। मंगल ने माप दे दिया, पर उनसे भीख मांगना नहीं भूला। वह डॉक्टर को चिंतन की अवस्था में छोड़ गया। डॉक्टर आलोक बड़े खुश थे। उनके सेवा भावी मन में कल्पना उछाले मारने लगी थी। उन्होंने अपने मित्र डॉक्टर पामे से विचार विमर्श किया। 2 दिनों में ही प्लास्टिक का रिंग बनाकर तैयार हो गया। डॉक्टर पामे बेसब्री से मंगल का इंतजार करने लगे। पता नहीं वह कहाँ लापता हो गया था। एक दिन तो वे मोटरसाइकिल से शहर की परिक्रमा कर आए। मंदिरों में पंक्तिबद्ध बैठे भिखमंगों का कंबल में छिपा एक एक चेहरा देखाए। नहीं मिला मंगल। डॉक्टर रेखा को जब पति की चिंता का कारण पता चला तो वह बहुत चिल्लाई। दूसरों की सेवा करना तो समझ में आता है, पर सेवा का सनकीपन समझ में नहीं आता। उसे भी तो आपकी सेवा की जरूरत हो। डॉक्टर आलोक कुछ नहीं बोले। दरअसल इस बिंदु पर रेखा उन्हें समझ नहीं पा रही थी। तभी नीचे से आवाज आई। डॉक्टर साहब मानो उस आवाज के लिए चिर प्रतीक्षित थे। बालकनी से झांक कर देखा, मंगल ही था। वह कड़ा निकालकर अति शीघ्रता से नीचे गए। उनके साथ एक टूथपेस्ट का पैकेट और एक ब्रश भी था। मंगल ने कंबल में हाथों को छुपा रखा था। डॉक्टर आलोक ने शॉल के नीचे दोनों हाथों में वह सामान। डॉक्टर आलोक ने कहा, हाथ निकालो। मंगल मुस्कुराया। बोला, पहले आप अपना हाथ निकालिए। क्या छुपा रखा है? दोनों के बीच लखनवी नजाकत की जिद। पहले आप तो पहले आपकी चलती रही। डॉक्टर आलोक ही हार मान गए। उन्होंने अपने हाथ में रखे सारे सामान दिखाए।
मंगल द्वारा बढ़ाए उसके दाहिने हाथ में डॉक्टर आलोक ने कड़ा पहनाया। कड़ा अपनी जगह पर बैठ गया। डॉक्टर ने हिला डुला कर देखा, पूछा, चुपता तो नहीं? वह डॉक्टर की तन्मयता पर मुग्ध हो गया था। बोला, नहीं चुपता सर, आपकी कोमल और स्नेहिल भावनाओं का रंग चढ़ा है, चुभेगा कैसे? अब देखो, यह छेद बना है ना, इसमें यह ब्रश फिट हो जाएगा, तुम इससे अपना दांत साफ कर सकते हो। यह कहते कहते डॉक्टर आलोक ने ब्रश भी फिट कर दिया, उस पर पेस्ट लगाया। बोले, अब दांत मांझ कर देखो। बालकनी में खड़ी डॉक्टर रेखा अपने तीनों बच्चों के साथ पति की करामात देख रही थी। बच्चे भी खुश हो गए। मम्मी, अब पापा पानी मांगेंगे? उसे ब्रश जो करवा रहे हैं, अक्षत ने कहा। हाँ हाँ, कल ही तो मैंने एक मग बाथरूम से निकाल दिया था। जिसका हैंडल टूटा है उसी में दे आना पानी, मग भी उसी को दे देना, रेखा ने बच्चों को समझाया। वैसा ही हुआ। मंगल ने ब्रश किया। डॉक्टर आलोक ने नीचे से ही आवाज लगाई, रेखा, नाश्ते के लिए कुछ भेजो। नहीं साहब, मैं भरपेट खाकर आया हूं, आपका इतना ही उपकार बहुत है। भीख तो अनेक हाथों से मिल जाती है, आपसे तो संबल मिलता है, हाथ से नहीं, आपके दिल से प्रेम मिलता है। डॉक्टर आलोक ने अपने हाथ से ही उसे बिस्किट खिलाया, चाय पिलाई। आसपास के चिकित्सक परिवार अपनी बालकनी में खड़े देख रहे थे। कुछ लोग इन दोनों को घेर कर भी खड़े हो गए थे। तमाशे का सा माहौल बन गया। डॉक्टर आलोक ने कहा, इस कड़े को हमेशा पहने रहने की जरूरत नहीं है, जब ब्रश करना हो पहन लिया करना। डॉक्टर रेखा ने ऊपर से आवाज लगाई, आज अस्पताल नहीं जाना क्या? चाहो तो उसके लिए छुट्टी ही ले लो, यहां भी तो किसी के दांत का ही इलाज हो रहा है। डॉक्टर आलोक को समय का ध्यान आया। उन्होंने झटपट सारे सामान उसकी जेब में रख ऊपर भागे, गुसल खाने में घुस गए। स्नान करते समय मानो किसी झरने के नीचे बैठे हों। जल की तरंगों ने शरीर की नस नस को सहला दिया हो। झनकृत हुआ था शरीर। कितने खुश थे डॉक्टर आलोक। नाश्ता की प्लेट में 2 ब्रेड और पोहा नहीं, 56 व्यंजन थे। स्वाद ही स्वाद। पत्नी ने प्रसन्नता के सागर में ऊब डूब हो रहे पति को बाहर निकालने की नाकाम कोशिश भी नहीं की। डॉक्टर आलोक को हॉस्पिटल और बच्चों को स्कूल भेजकर सोचने अवश्य लगी। डॉक्टर के इस भाव को ही उन्माद कहा जा सकता है। उन्मादी हो गए हैं डॉक्टर। समाज में विशेष पहचान बनाने में दूसरों का फायदा अधिक होता है। उन्मादी को तो पहचान भर मिलती है, इतना ही काफी है। पर मुझे और बच्चों को क्या मिलेगा? घर चलाने के लिए अधिक पैसे चाहिए। मात्र पति की सामाजिक पहचान नहीं, इस समय वे अधिक पैसे कमाने के लिए भी प्रयास कर सकते हैं, पर नहीं, वे नहीं करेंगे। सायंकाल डॉक्टर आलोक के घर लौटने पर भी दोनों 2 छोरों पर ही रहे। मंगल दूसरी सुबह भी आ गया था, मात्र सूचना देने। उसने नीचे से आवाज लगाई। रेखा बाहर आ गई थी। कहा, साहब अभी स्नान कर रहे हैं, तुम जाओ, फिर कभी आना। डॉक्टर साहब को कहने आया था कि हम ब्रश से दांत मांज लिए। मंगल अपने दांत दिखाने लगा। रेखा झल्लाई, ठीक है, जा ऐसे ही मांजते रहना। नाश्ते की मेज पर बैठते हुए डॉक्टर आलोक ने अवश्य पूछा था, रेखा किससे बात कर रही थी? आपका मंगल आया था, कह रहा था उसने दांत मांज लिए। अच्छा। खिल उठा था डॉक्टर आलोक का चेहरा। और कुछ बोला? नहीं। तुमने पूछा ही नहीं होगा। और क्या पूछती? तुम शौच गए, नहाए, क्या पूछती? बोलो। एक भिखमंगे से क्या बातें करती? स्वर इतना ऊंचा कि अपना अपना स्कूल बैग संभालते बच्चे भी इकट्ठे हो गए। डॉक्टर आलोक कुछ नहीं बोले, हॉस्पिटल चले गए। कुछ दिनों बाद रास्ते में मिला मंगल। बोला, साहब एक काम करिए, अब उस कड़े में चम्मच भी टिका दीजिए, अपने हाथ से ही खाऊंगा। क्यों, घरवाली नहीं खिलाती? तुम्हारी आमदनी में कमी आ गई क्या? नहीं, आमदनी तो बढ़ गई है। उधर एनआरआई वाली कॉलोनी में बैठता हूँ, वे कभी कभी $1-2 भी दे देते हैं। एक दिन तो 5 लोगों ने $5-5 दे दिए। साहब उन्हीं में से एक ने बताया, $1 के 48 रुपए मिलेंगे। अब भीख भी उन्हीं से मांगना शुरू किया हूँ। डॉलर मिलता है, डॉलर के आगे रुपए की क्या बिसात। छोड़ो भी, अपना ज्ञान मत बघारो। पत्नी क्यों नहीं खिलाती, बताओ? डॉक्टर साहब, वह कहती है कि जब से मैं ब्रश से दांत मांजने लगा हूँ, ज्यादा खाता हूँ, मुझे खिलाते खिलाते उसके हाथ दुखने लगते हैं। इसलिए कहता हूँ कि आप इस कड़े में चम्मच भी लगा दीजिए।
अपने मुंह में चम्मच से ही चावल डालूंगा, रोटी तोड़कर रख देगी माला। कभी कभी उसके मुंह में भी 2-4 चम्मच डाल दूंगा। उसका कर्ज भी सधता जाएगा। मेरे हाथ से खाएगी तो वह भी खुश, मैं भी अघा जाऊंगा। मंगल अपनी कल्पना लोक में था, आनंद ही आनंद। डॉक्टर आलोक मुस्कुराए। उसे आनंद लोक में छोड़ अपनी गाड़ी आगे बढ़ा ली। 3-4 दिनों के बाद ही उस कड़ा में चम्मच लगाने की जगह बना दी गई थी। डॉक्टर आलोक को उम्मीद थी मंगल दूसरे ही दिन आएगा, अपने हाथ से खाने का अपना अनुभव सुनाएगा, पर वह नहीं आया। 15 दिन बीत गए। उसके साथ डॉक्टर आलोक की आत्मीयता इतनी नहीं बढ़ी थी कि उससे उसके घर का पता पूछ लिए होते। उनका अंदाज था एनआरआई कॉलोनी के आसपास ही चला गया होगा, पर उधर तो झुग्गी डालने की सख्त मनाही है। डॉक्टर आलोक अपने काम में व्यस्त थे। कभी कभी उनके दिल से मंगल के लिए मंगल कामनाएं रिश्ती रहती। एक दिन रेखा की जिद पर विश्व मंदिर गए। रेखा को पता था कि दर्शन करने के बाद उसका पति बैठी भिखारियों की कतार की ओर अवश्य बढ़ेगा। वैसा ही हुआ। पंक्ति से अलग एक ही कंबल में 2 आकृतियां गूंथ कर बैठी थीं। डॉक्टर आलोक ने मंगल को पहचाना, पूछा, यह क्या, किसके साथ बैठे हो? मेरी घरवाली है साहब, खाना बनाते हुए इसका दाहिना हाथ जल गया। हमने कहा थोड़े दिनों के लिए ही सही, तुम भी तो अपाहिज हो गई, तुम भी थोड़े दिन भीख मांग लो। नहीं मानी, बहुत रोई। जबरदस्ती यहां लाकर बैठाया। एक सज्जन 100 रुपए का नोट इसकी ओर बढ़ाए। इसने अपना हाथ ही नहीं बढ़ाया। क्या कहें साहब, भीख मांगना आसान थोड़े है, जो कोई भी कर ले। दुनिया भर के कामों में सबसे कठिन काम बस समझ लीजिए कि तप है, पर आदमी आदमी बन जाता है साहब। बड़ी मुश्किल से अब इसका हाथ उठ पाता है। ईश्वर न करे इसे यह काम जीवन भर करना पड़े, पर कुछ दिनों में ही पति का बाहर भीतर तो समझ जाएगी। डॉक्टर आलोक और रेखा सुनते रहे मंगल को। रेखा की नजर उस युवा स्त्री पर टिकी थी। वह मंगल के कथन की प्रतिक्रिया वहां ढूंढ रही थी। मंगल से चिपक कर बैठी उसकी घरवाली पति से बहुत खुश थी, इतना तो झलक ही गया था। मंगल को कुछ स्मरण हो आया, बोला, अरे इन दोनों के पांव छूले माला, ये ही शिव पार्वती हैं हमारे भगवान। हम तो मंदिर के बाहर बैठे रहते हैं, भक्तों के लिए दुआ मांगते। आज स्वयं शिव पार्वती मंदिर से बाहर निकलकर आ गए हमारे पास। उनके पांव छुओ, इनके लिए भी दुआ मांग लो। नहीं, ऐसा मत करो, यह तो बताओ कि चम्मच से खाना खाते हो कि नहीं। हम भी कैसे मोरे हैं, यह भी बताना भूल गए। दरअसल माला का दाहिना हाथ जल गया। पहले इसे खिलाता हूँ, फिर अपने खाता हूँ। इसे खिलाकर ही अघा जाता हूँ, अपने खाकर अपना पेट भरता हूँ। आप हमारे भगवान हैं। क्या कहूँ साहब, आपके बच्चे बड़ा से बड़ा काम करें, इंसान बने। मंगल का स्वर भीग गया था। कंबल के नीचे से ही माला ने उसकी पीठ पर बायां हाथ रखा। उन्हें देख रही जोड़ी भी नयन रंजन कर आगे बढ़ गई। फिर थोड़े ही दिनों बाद आया था मंगल। बोला, डॉक्टर साहब, भगवान के आगे भक्त लोभी हो ही जाता है। पहले विवाह कराओ, बेटा दो, बेटी दो, धन दो, बच्चों को पढ़ा दो, उसकी नौकरी लगाओ, उनके बच्चे दो। भगवान भी आदमी की कितनी चाकरी करे। आप ही बताइए, क्या थकता नहीं होगा भगवान? इसलिए तो बहुतों की मनोकामना पूरी होने में देर हो जाती है। क्या मतलब? आज तो प्रवचनकर्ता और दार्शनिक बन गए। वह तो भीख मांगते मांगते सब बन जाते हैं। कहना क्या चाहते हो? ब्रश और चम्मच ठीक काम कर रहे हैं ना? देखो, दांत का पीलापन कम हो गया, बीमारी से भी बचोगे। वह सब तो ठीक है, पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि इसमें एक कलम भी लगा दीजिए। क्या मतलब, तुम पढ़े लिखे हो? हाँ, हम 9वीं कक्षा पास हैं। दोनों हाथ कट गए, इसलिए मैट्रिक की परीक्षा में बैठ नहीं सके। उसी समय माँ बाबूजी का भी देहांत हो गया। कलम लगा दूं तो तुम कविता लिखोगे? मंगला शर्मा गया। 1 सप्ताह के अंदर कड़े में कलम भी लग गई थी। फिर क्या था, मंगल ने सबसे पहले ओम लिखा, फिर डॉक्टर साहब, फिर भगवान। माला भी थोड़ा बहुत टोटा कर पढ़ लेती थी। पति के अक्षर देख भाव विभल हो गई, मानो मंगल ने उसे पहला प्रेम पत्र लिखा हो। थोड़े अभ्यास के उपरांत मंगल की कलम चली तो उससे निस्सरित हुआ, इस मंदिर के आगे बैठा मैं सोचा करूं कि भक्तों की भीड़ छट जाने पर, भगवान अकेले होने पर पांव इधर ही लाएंगे। छूकर जिसे
हम अपना जीवन धन्य धन्य बनाएंगे। मिले ईश हमें एक दिन ऐसे, वे मनुज रूप धरकर आएंगे। हम धन्य हुए, कृतार्थ हुए, मनुज धन्य हुआ, भगवत रूप लिए। पत्रकार भी खबर सूंघते रहते हैं। यह कविता एक अखबार में छप गई, मंगल के हाथ की तस्वीर भी, ब्रश, चम्मच और कलमधारी उस कड़े की तस्वीर के साथ। फिर क्या था, डॉक्टर आलोक के पास पत्रकार, छाया चित्रकार, इलेक्ट्रॉनिक कैमरा आ पहुंचा। रेखा को अपना पति उस दिन अधिक प्यारा प्यारा लगा था, मानो कल ही जयमाला हुआ हो। भाव ऐसा कि शिवधनुष को 3 खंड किया हुआ मानव ही उसका जीवन साथी बना हो। सीता की मन स्थिति में आ गई थी रेखा। बच्चों को भी सुखद लगा। मंगल के साथ समाचार पत्रों में डॉक्टर की तस्वीर छपी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी खूब दिखाया। शहर वालों की आंखें खुली। उन्होंने डॉक्टर आलोक का सम्मान किया। कई दिन बीत गए थे, मंगल नहीं आया। डॉक्टर रेखा ने अपने पति का मन भाप कर कहा, अब नहीं आएगा वह, अब कविता लिखेगा, कहानी उपन्यास भी। हाँ, यही करेगा वह। एक दिन कह रहा था, साहब आदमी की पहचान जितना भिखमंगों को होती है उतनी किसी को नहीं। वह तो अच्छी कहानियां लिख सकता है। उसके भाग्य में कहानीकार ही बनना था, भिखमंगा नहीं। मैं तो निमित्त भर बना, डॉक्टर आलोक ने कहा। दूसरे के लिए थोड़ा सा करने पर मिले ढेर सारे आनंद की छटा। आलोक के चेहरे पर ऐसे छलकी कि रेखा के चेहरे पर भी उसके छींटे पड़े। जहां रहे खुश रहे। रेखा के भाव उदार थे। इस वार्तालाप को भी 1 माह बीत गया। समाचार पत्रों में चिकित्सक आलोक के एक समाज सेवी के रूप में साक्षात्कार छपते रहे। थोड़ी ही देर में स्मृति पटल पर पूरी कहानी आ गई। उस सुबह अचानक आया था मंगल, बिल्कुल बदला हुआ। उसे हथियार उठाने की नौबत क्यों आई? अटकल लगाने लगे डॉक्टर आलोक। एक ही कारण समझ में आया, किसी गुंडे ने उसकी पत्नी से छेड़छाड़ की होगी। देखने में बहुत सुंदर है। रेखा हमेशा कहती है, बेटी हो तो सुंदर न हो, किसी की भी अच्छी बुरी नजर ठहर जाती है। इसी ऊहापोह में शाम को घर पहुंचे डॉक्टर आलोक। मंगल फ्लैट के नीचे खड़ा था। डॉक्टर आलोक गाड़ी से उतरकर उसके पास गए। पूछा, क्या हुआ? किससे नाराज हो? अब भीख नहीं मिलती क्या? डकैती करोगे क्या? बड़ा नेक इंसान बनते थे, किसकी हत्या करोगे? उसी की, जो मुझे आपके विरुद्ध भड़का रहा है। मेरे विरुद्ध? मेरी तुम्हारी कहाँ और क्या लगती है? यही तो मैं कहता हूँ, वह 5 दिनों से मुझे भड़का रहा है। वैसे तो आपका मित्र बनता है, कहता है कि मेरे कारण आपका बहुत नाम हो गया, अखबारों में आपका नाम और फोटो छपा। कहता है कि मैं आपसे चांदी का कड़ा बनवा लूं। आप जैसे व्यक्ति के प्रति गंदी बातें करता है, आपसे ईर्ष्या करता है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक सांस में बोल गया मंगल। उसकी आंखों में फिर खून उतर आया था। डॉक्टर आलोक ने गहरी सांस ली। उसके दोनों कंधों पर हाथ रखकर कहा, तुलसीदास का नाम सुना है? सुना नहीं, हर दिन रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। आदि से अंत तक 4 बार पढ़ चुका। राम ने भी तो रावण का वध किया, बाली का भी। वनवास में दुर्जनों को मारते ही रहे राम, वही तो हमारे भगवान है। वह सब तो ठीक है, परंतु तुम्हें राम कथा का अंत याद है, प्रारंभ नहीं? तुलसीदास जी ने दुर्जन की वंदना करते हुए लिखा है ना, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। यह सब ठीक है। मेरी 8वीं कक्षा में गोष्ठी का विषय था, कलम बड़ी या तलवार। मैं कलम के पक्ष में बोला था। तुलसीदास, कबीर, रहीम से लेकर सभी कवियों का उदाहरण दिया था, पर अब नहीं। समाज के दुर्जनों को पहचान कर अब तलवार उठाने का ही समय आ गया है। सर, आप कड़े में कलम वाला छिद्र बड़ा करके पिस्तौल लगा दीजिए। हटो, भागो यहां से। लाओ वह कड़ा लौटा दो। न ब्रश, न चम्मच, न कलम। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। मरो मारो। अब आई बात समझ में। भगवान ने तुम्हारे अंदर छुपे इसी भाव के कारण दोनों हाथ ले लिए। मैंने ही गलती की। डॉक्टर की आवाज इतनी ऊंची थी कि उनका अपना पूरा परिवार ही नहीं, अगल बगल के फ्लैटों की बालकनियां भी स्त्री पुरुष बच्चों से भर गई थी। मंगल थर थर कांपने लगा। उसने डॉक्टर के इस रूप की कल्पना भी नहीं की थी। डॉक्टर के पांव पर गिरा। मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मुझसे भूल हो गई। चंदन और भुजंग वाला दोहा भी मैं भूल ही गया था, अभी स्मरण हो आया। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग।
डॉक्टर आलोक उसकी ओर बिना देखे सीढ़ियां चढ़ने लगे। बालकनी में खड़ी डॉक्टर रेखा ने कहा, उसकी पूरी बात तो सुन लो। पत्नी की बात मान ली आलोक ने। सीढ़ियों पर रुके, मंगल की ओर देखा। आंखें कह रही थी, कलम में बड़ी ताकत है, इसे थामे रखो। मंगल ने आंखों से बहती धार से अपने भगवान के भाव को पखार दिया था। अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी कटे हाथ में हथियार। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई कहानी में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।